आज हम अपने प्रिय विद्यार्थियों को क्लास 12 की केमिस्ट्री में जो हमारा कोलाइडल सॉल्यूशन वाला पार्ट चल रहा था, कोलाइडल सॉल्यूशन, इसमें हम लोग इसके प्रॉपर्टीज पर चर्चा कर रहे थे। तो इसके प्रॉपर्टीज में काफी चीजें हो चुकी हैं, जैसे हम लोग टिंडल इफेक्ट पर चर्चा कर चुके हैं। टिंडल पिछले वाले वीडियोस में टिंडल इफेक्ट क्या हो गया, टिंडल इफेक्ट पर चर्चा हो गई है। फिर कागुलेशन पर चर्चा हो गया, जिसे स्कंदन हम लोग कहते हैं, इस पर भी चर्चा हो गई है। फिर इसके बाद हार्डी सुलजे का जो रूल है, हार्डी सुलजे रूल, इस पर भी चर्चा हो गई है। तो आज इसके अतिरिक्त गुणों की हमें चर्चा करनी है। इसमें सबसे पहला गुण जो ब्राउनी मूवमेंट है, ब्राउनी गति है, हम लोग इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। ब्राउनी गति किसे कहते हैं, ब्राउनी मूवमेंट क्या होता है भाई, ब्राउनी गति किसे कहते हैं। एक वैज्ञानिक थे, उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन नाम था। रॉबर्ट ब्राउन ने सर्वप्रथम बताया कि जो हमारे कोलाइडी पार्टिकल है उनकी अनियमित गति होती है, जिगजैग मोशन होती है, टेढ़ी मेढ़ी गति करते हैं। इनकी गति जो होती है वो जिगजैग टाइप की होती है, ऐसे 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 इस प्रकार से, ऐसे टेढ़ी मेढ़ी गति होती है, इस प्रकार से ऐसे। तो इसे ऐसे इधर से चाहे इधर चला जाए, तो ऐसे गति को जो है हम ब्राउनी गति कहते हैं। यानी परिभाषा के रूप में इसे बताया जाए तो हम ऐसा कह सकते हैं कि सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने देखा कि कोलाइडी कणों की गति टेढ़ी मेढ़ी होती है, जिगजैग होती है, इसी गति को हम ब्राउनी गति कहते हैं। तो अब इसके बाद हमें नेक्स्ट गुण की चर्चा करनी है। ब्राउनी के बाद जो है हम चर्चा करते हैं वैद्युत कण संचलन पर। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, इसके बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं, इलेक्ट्रोफोरेसिस, इसे हिंदी में वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन, वैद्युत कण संचलन क्या होता है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस किसे कहते हैं। जैसे ये हमारा एक पात्र है, बर्तन है, ये हमारा एक बर्तन है, ऐसे इस प्रकार से, ऐसे यहाँ ऐसे सिस्टम लगा हुआ है। अब इसमें हम कोई कोलाइडी पार्टिकल भर दे, यहाँ कोलाइडी पार्टिकल भर दे, कोलाइडल पार्टिकल भर दे, तो कोलाइडल पार्टिकल इसमें रख देने से, अब मान लेते हैं कोलाइडल पार्टिकल पर नेगेटिव भी आवेश हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। मान लेते हैं इसमें नेगेटिव भरा हुआ है, नेगेटिव, ऐसे ऐसे जो पार्टिकल हमारे ये नेगेटिव भरे हुए हैं, ऐसे ये नेगेटिव है। और इसमें हमने वैद्युत क्षेत्र लगा दिया, यहाँ हमने पॉजिटिव लगा दिया और यहाँ हमने नेगेटिव लगा दिया, ऐसे ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है हमारा। अब इसके पॉजिटिव नेगेटिव के प्रभाव से क्या होगा, इसमें समान चिन्ह होने का प्रतिकर्षण होगा, तो ये इसको दूर भेजेगा और ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इसमें एक मूवमेंट स्थापित हो जाएगा। यानी किसी भी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से, वैद्युत के प्रभाव से कोलाइडी कणों में गति का उत्पन्न होना वैद्युत कण संचलन कहलाता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस कहलाता है। वैद्युत कण संचलन जो होता है दो प्रकार का होता है। नंबर एक होता है कैटाफोरेसिस, कैटाफोरेसिस, और नंबर दो एनाफोरेसिस, एनाफोरेसिस, एनाफोरेसिस यानी धन कण संचलन, धन कण संचलन इसे हिंदी में कहते हैं, और इसे हम ऋण कण संचलन कहते हैं, ऋण कण संचलन कहते हैं। अब प्रश्न ये उठा किसे कहते हैं, धन कण संचलन क्या कहते हैं। जैसे इसमें मान लेते हैं धन पॉजिटिव, पॉजिटिव धन कण होता, तो धन जो है ऋण की तरफ जाता, तो जब धन ऋण की तरफ जाता तो धन चलता, तो धन कण संचलन हो जाता। और इसमें ऋण रखा गया है, नेगेटिव आयन रखे गए, नेगेटिव कोलाइडी कण रखे गए हैं, तो ये धन की तरफ चलेंगे तो ये एनाफोरेसिस हो जाएगा, ऋण कण संचलन हो जाएगा। यानी वैद्युत क्षेत्र के प्रभाव से कोलाइडी कणों में गति उत्पन्न होना वैद्युत कण संचलन कहलाता है। यह दो प्रकार का होता है, कैटाफोरेसिस, एनाफोरेसिस। कैटाफोरेसिस का मतलब धन कण संचलन, जब धन कोलाइडी का ऋण की तरफ गति करते हैं, कैथोड की तरफ गति करते हैं, उसे कैटाफोरेसिस कहते हैं। और जब माइनस कोलाइडी कण पॉजिटिव की तरफ, एनोड की तरफ गति करते हैं, तो हम उसे जो है ऋण कण संचलन कहते हैं। अब इसके बाद हमें नेक्स्ट वीडियोस पर चर्चा करना है। इसके बाद जो है अगला जो हमारा होगा वो पेप्टीकरण होगा, अगला जो हमारा होगा वो पेप्टीकरण होगा। पेप्टीकरण किसे कहते हैं, पेप्टाइजेशन क्या होता है, पेप्टाइजेशन क्या होता है। यह स्कंदन का एकदम विपरीत, हिंदी में पेप्टीकरण कहते हैं।
पेप्टीकरण। या कागुलेशन का एकदम विपरीत होता है। कागुलेशन में क्या बताया गया था कि जब छोटे छोटे पार्टिकल जो है एक बड़े पार्टिकल के रूप में हो जाए तभी स्कंदन होता है, इसे कागुलेशन कहते हैं। ये कागुलेशन होता है हमारा। और इसका विपरीत है जब एक ताजा बना हुआ अवक्षेप किसी इलेक्ट्रोलाइट की सहायता से, किसी वैद्युत घट की सहायता से छोटे छोटे कोलाइडी कणों में टूट जाए इस प्रकार से, तो हम उसे जो है पेप्टाइजेशन कहते हैं, पेप्टीकरण कहते हैं, पेप्टाइजेशन कहते हैं। ये हो गया हमारा पेप्टाइजेशन। इसका सबसे सटीक एग्जाम्पल जो हमारा है, जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड का ताजा बना हुआ अवक्षेप है। अब इसको हम फेरिक क्लोराइड की सहायता से, जो एक इलेक्ट्रोलाइट्स है, इसकी सहायता से अगर हम इसे तोड़ दें तो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। ये हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है, ये हमारे फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडिकन हो जाएंगे। ये सब फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडिकन हो जाएंगे। इस प्रकार से छोटे छोटे कोलाइडिकनों में टूट जाना, ये पेप्टीकरण होता है। यह स्कंदन या कागुलेशन का एकदम विपरीत होता है। अब हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज पे चर्चा करेंगे। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है वो है आपका रक्षी कोलाइड, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स किसे कहते हैं, प्रोटेक्टिव कोलाइड्स किसे कहते हैं, ये आपका रक्षी कोलाइड किसे कहते हैं। जैसा नाम दिखाई दे रहा है वैसा इसका डिफिनेशन भी है। रक्षी कोलाइड क्या होता है, हम जानते हैं कि हमारे पास बर्तन है, अगर इसमें हम द्रव विरोधी कोलाइड रख ले, द्रव विरोधी कोलाइड रख लें, और एक बर्तन यहाँ है इसमें द्रव स्नेही रख लें, द्रव स्नेही रख लें, लियोफोबिक रख लें, लियोफिलिक रख लें, इसमें वैद्युत घट डालें, NaCl डाला गया, इसमें भी NaCl डाला गया, तो इसके जो है छोटे छोटे जो पार्टिकल होते हैं वो कागुलेट होते हैं, बड़े पार्टिकल बनाते हैं। यहाँ स्कंदन नहीं होता है, नो कागुलेशन, यहाँ स्कंदन नहीं होता है। लेकिन अगर यही रक्षी, यही द्रव स्नेही कोलाइड इसमें डाल दिया जाए, तो फिर ये वैद्युत घट को डाला जाए तो ये इसका रक्षा कर लेगा। आदि द्रव विरोधी कोलाइड में अगर कुछ मात्रा में द्रव स्नेही कोलाइड मिला दिया जाए, फिर वैद्युत घट या इलेक्ट्रोलाइट्स की कुछ मात्रा इसमें डाली जाए, तो इसका कागुलेशन नहीं होगा। तो जब इसका कागुलेशन नहीं होगा तो इसी नाते इसको रक्षी कोलाइड कहते हैं, क्योंकि इसने इसकी रक्षा कर ली, प्रोटेक्ट कर लिया इसे। अब इसी के आधार पे बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसे हम गोल्ड नंबर के नाम से जानते हैं। इसी में एक इसी संबंधित है जो हर बार परीक्षा में आता, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर, गोल्ड नंबर क्या होता है, अब इसको समझने के लिए हम पहले एक बर्तन लेते हैं। इस बर्तन में 10 ml मानक गोल्ड साल लेते हैं, मानक गोल्ड साल लेते हैं। ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है, द्रव विरोधी कोलाइड्स है, ये हमारा द्रव विरोधी कोलाइड है। और इसमें 10% NaCl का 1 ml जो है इसमें मिलाएंगे। अब हम जानते हैं कि अगर 10% NaCl का 1 ml भी इसमें मिला दिया जाएगा तो इसका कागुलेशन हो जाएगा, इसके छोटे छोटे जो पार्टिकल है वो बड़े पार्टिकल ग्रुप में आ जाएंगे। अब इसको कागुलेशन से हमें रोकना है, तो इसको मिलाने के पूर्व इसमें मिलीग्राम में जो है द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिला दी जाए, द्रव स्नेही कोलाइड की मात्रा मिला दी जाए। और जितनी मात्रा मिलाने पर यह इसका फिर इसको मिलाया जाए, इसको NaCl इलेक्ट्रोलाइट्स को मिलाया जाए, अब इसका कागुलेशन ना कर सके तो उसी मिलाई गई संख्या को हम गोल्ड नंबर या स्वर्ण संख्या कहते हैं। इसका परिभाषा है, किसी द्रव स्नेही कोलाइड की मिलीग्राम में वह मात्रा जो 10 ml मानक गोल्ड साल में 10% NaCl का 1 ml मिलाने के पूर्व मिला दिया जाए और उसका स्कंदन रुक जाए, तो उसी मिलाई गई संख्या को हम गोल्ड नंबर कहते हैं, स्वर्ण संख्या कहते हैं। जिसका जो है इसमें स्वर्ण संख्या में जो है, तो ये परिभाषा हो गई। अच्छा, इसको हमें ये जानना है कि एक अच्छे रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक कम होता है, अर्थात किसी रक्षी कोलाइड का स्वर्णांक जितना कम होगा, स्वर्ण संख्या जितना कम होता है, उसकी रक्षी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। जैसे अगर माना जाए जिलेटिन एक पदार्थ है, जिलेटिन, ये हमारा जिलेटिन है, इसका स्वर्ण संख्या 0.005 है, इसका जो गोल्ड नंबर है वो 0.005 है। और जो हमारा गोंद है, इसका जो स्वर्ण संख्या है वो 0.1 है। तो अगर ये पूछा जाए कि जिलेटिन का स्वर्णांक इतना है और गोंद का स्वर्णांक कितना है, तो इसमें कौन सा सबसे अच्छी, किसकी रक्षी क्षमता सबसे अधिक होगी, तो इसमें गोंद का जो है, गोंद का स्वर्णांक ज्यादा है और इसका स्वर्णांक
कम है, तो जिसका स्वर्णांक कम होगा उसकी रक्षी क्षमता सबसे ज्यादा होगी, जिसका स्वर्णांक जितना कम होगा उसकी रक्षी क्षमता उतनी ज्यादा होगी। इस बात को हमें विशेष रूप से ध्यान रखना है कि जिस भी द्रवस्नेही कोलाइड का स्वर्णांक जितना कम होगा, गोल्ड नंबर जितना कम होगा, वह उतना ही अधिक रक्षी क्षमता उसकी ज्यादा होगी, उतना ही पावरफुल प्रोटेक्टिव कोलाइड्स होगा। ठीक है, ये बोर्ड परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। अब हम अगली हेडिंग पर चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में जो है डायलाइसिस पर चर्चा करेंगे। अपोहन किसे कहते हैं? अपोहन क्या होता है भाई? अपोहन किसे कहते हैं? डायलाइसिस। डायलाइसिस मीन्स अपोहन क्या होता है? अपोहन किसे कहते हैं? किसी जैविक झिल्ली या पार्चमेंट पेपर की सहायता से, जैसे ये हमारा है, ये हमारा, यहां हमारा पार्चमेंट पेपर लगा दिया जाए, यहां हमारा पार्चमेंट पेपर लगा दिया जाए या जैविक झिल्ली लगा दिया जाए, तो जैविक झिल्ली लगा दिया जाएगा और यहां जो है इस प्रकार से इसमें जो है आपका कोलाइडल विलेन, कोलाइडल सॉल्यूशन और जो ट्रू सॉल्यूशन है दोनों का मिश्रण इसमें डाला जाए, तो इस पार्चमेंट पेपर की सहायता से जो हमारा ट्रू सॉल्यूशन है वो यहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा और कोलाइडल सॉल्यूशन हमारा यहीं रह जाएगा, तो दोनों सेपरेट हो जाएंगे। इसी सेपरेट करने की जो घटना है इसी को हम डायलाइसिस कहते हैं। यानी किसी पार्चमेंट पेपर या जैविक झिल्ली की सहायता से कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशन या क्रिस्टलाभ को सेपरेट करने की जो घटना होती है इसी को हम डायलाइसिस कहते हैं। इसका उपयोग मेडिकल साइंस में बहुत ज्यादा किया जाता है। जब मनुष्य का गुर्दा खराब हो जाता है, मनुष्य की किडनी खराब हो जाती है, तो रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलाइसिस की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। एक बार पुनः इसका उपयोग सबसे पहले जब मनुष्य का गुर्दा या किडनी खराब हो जाती है तो रक्त को शुद्ध करने के लिए डायलाइसिस की प्रक्रिया प्रयोग में लाई जाती है। अब हम नेक्स्ट वीडियोस पर चर्चा करें, नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करेंगे। अब हमारी अगली चर्चा साल, जेल और पायस से संबंधित होगी। साल क्या होता है, जेल क्या होता है और इमल्सन क्या होता है? इमल्सन किसे कहते हैं, पायस किसे कहते हैं? ये पायस है, ये साल, जेल और पायस, इस पर चर्चा होनी चाहिए। साल, जेल और पायस क्या होता है? हमने पढ़ा है कि जो कोलाइडी पर हमारा सॉल्यूशन होता है, कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, इसके जो है दो भाग होते हैं। एक होता है डिस्पर्स फेज, एक होता है डिस्पर्स फेज। इसको हिंदी में कहते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था, प्रक्षिप्त प्रावस्था, इसको हिंदी में प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम, डिस्पर्सन मीडियम, इसको कहते हैं परिक्षेपण माध्यम, परिक्षेपण माध्यम। तो यहाँ डिस्पर्स फेज जो हमारा है वो सोल्यूट होता है, विलीय होता है, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है वो जो है विलायक होता है, ये हमारा विलायक है। अब जो है हम देखेंगे जब हमारा डिस्पर्स फेज ठोस होता है, जब हमारा डिस्पर्स फेज जो है हमारा ठोस होता है, सॉलिड होता है, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम जो हमारा है अगर वो लिक्विड है, अगर वो लिक्विड है तो ऐसे बने हुए सिस्टम को हम साल कहते हैं, साल कहते हैं, साल कहते हैं। जब हमारा डिस्पर्स फेज ठोस और डिस्पर्सन मीडियम लिक्विड या द्रव होता है तो हम ऐसे बने कोलाइडी तंत्र को, कोलाइडी सिस्टम को साल कहते हैं। जैसे किसी भी मेटल का, गोल्ड है आपका, गोल्ड है, गोल्ड के बाद आर्सेनियस सल्फाइड है, फेरिक हाइड्रोक्साइड है, इनके जल में बने हुए जो कोलाइडी विलेन होते हैं वो साल कहलाते हैं। जैसे हमारा ये बर्तन है, ये बर्तन है, ये है, अब इसमें हमारा वाटर रखा है H2O, इसमें वाटर रखा है, यहाँ वाटर रखा है। अब इसमें हम जो है गोल्ड रख दें, नहीं फेरिक हाइड्रोक्साइड रख दें, नहीं आर्सेनियस सल्फाइड रख दें, तो इसके साथ बने हुए जो सिस्टम होते हैं वो हमारे साल कहलाते हैं। अब हमारी अगली चर्चा जेल पर होगी। साल का एकदम विपरीत जो है जेल होता है। जेल कैसे होता है इसमें देखा जाए, जेल विपरीत, जेल का मतलब क्या है? इसमें जेल का मतलब ये है कि जब हमारा डिस्पर्स फेज, जब हमारा डिस्पर्स फेज लिक्विड हो जाए, ये हमारा डिस्पर्स फेज लिक्विड हो जाए, और जो हमारा डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम है जो हमारा, ये हमारा सॉलिड हो जाए, ये हमारा सॉलिड हो जाए, तो ऐसे बने हुए सिस्टम को हम जेल कहते हैं। जैसे मक्खन,
जैसे मक्खन है, पनीर है, ये सब चीजें। तो अब मक्खन में देखिए, मक्खन जो है दो चीजों से मिलकर के बनता है, एक वसा होता है, फैट होता है, एक फैट होता है और एक इसमें वाटर होता है। ये हमारा वाटर है और एक हमारा फैट है। अब देखिए फैट की मात्रा अधिक होती है तो फैट जो हमारा है वो सॉलिड है और जो हमारा वाटर है वो डिस्पर्स फेज यानी लिक्विड है। तो ये मक्खन सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है। अब इसके बाद जो है हम बात करते हैं पायस की। इमल्सन्स किसे कहते हैं, इमल्सन क्या होता है, इमल्सन्स किसे कहते हैं, पायस किसे कहते हैं। अगर इमल्सन्स की बात की जाए, इमल्सन्स किसे कहते हैं, पायस किसे कहते हैं, तो जब हमारा डिस्पर्स फेज और डिस्पर्सन मीडियम दोनों लिक्विड होते हैं, तो ऐसे बने हुए सिस्टम को इमल्सन कहते हैं। इमल्सन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है वाटर इन आयल, एक होता है आयल इन वाटर। इसका मतलब तेल में पानी और यहाँ होता है पानी में तेल। इसका मतलब ये हो गया, जैसे ये 1 लीटर आयल है, इसमें कुछ बूंदे जो है, कुछ ड्रॉप्स जो है वाटर के डाल दिए जाए तो ये हो जाएगा वाटर इन आयल, ये हो जाएगा तेल में पानी। ये दूसरा बर्तन है, यहाँ वाटर रखा हुआ है 1 लीटर और इसमें आपका आयल का कुछ ड्रॉप्स डाल दिया जाए, तो ये हमारा हो जाएगा आयल इन वाटर। इस प्रकार से इमल्सन की परिभाषा है। अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक पर चर्चा करते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर कोलाइडी कणों पर आवेश की उत्पत्ति की बात करेंगे। कैसे जो है कोलाइडी पार्टिकल पर कैसे आवेश आ जाता है, कोलाइडी पार्टिकल पर विलेन पर आवेश की उत्पत्ति की बात करेंगे। आवेश की उत्पत्ति कैसे होती है, इसके लिए कई विचारधाराएं हैं, लेकिन एक जो प्रमुख विचारधारा है उसकी बात करते हैं। एक है वैद्युत द्विव स्तर सिद्धांत। अब इसको अंग्रेजी में कहते हैं इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये हमारा है इलेक्ट्रिकल डबल लेयर। ये कैसे होता है, ये जो हमारा सिद्धांत है ये वर्णनात्मक सिद्धांत से संबंधित है। ये क्या कहता है कि जो है जैसे कोई कोलाइडी कण है मान लिया जाए, तो इस विचारधारा का प्रतिपादन इसको देने वाले वैज्ञानिक का नाम हेल्महोल्ट्ज था। तो हेल्महोल्ट्ज ने कहा था, हेल्महोल्ट्ज के अनुसार जो है जो हमारे कोलाइडी कण होते हैं वो विलयन में उपस्थित आयनों को अपने पृष्ठ पर अधिशोषित करके विद्युत आवेशित हो जाते हैं। अच्छा, अधिशोषित आयन जो होते हैं कोलाइडी कण के पृष्ठ पर एक वैद्युत स्तर बना लेते हैं जिसे प्राइमरी लेयर कहते हैं या वैद्युत द्विव स्तर कहते हैं या स्थिर वैद्युत स्तर कहते हैं। प्राथमिक वैद्युत स्तर के चारों ओर विलयन में उपस्थित विपरीत आवेशित आयनों का एक दूसरा वैद्युत स्तर बन जाता है जिसे गतिशील या परिवर्तनशील या द्वितीयक वैद्युत स्तर कहते हैं, सेकेंडरी इलेक्ट्रिकल लेयर कहते हैं। इसको समझने के लिए हम ऐसे समझते हैं, एक एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। जैसे ये फेरिक क्लोराइड है। अब फेरिक क्लोराइड का अगर जल अपघटन कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा फेरिक हाइड्रोक्साइड हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड आपका हो जाएगा, फेरिक हाइड्रोक्साइड बनेगा। तो यहां से जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा कोलाइडी कण हो गया, अब ये फेरिक हाइड्रोक्साइड हमारा कोलाइडी कण है, तो हम ये कह सकते हैं किसी लवण के जल अपघटन से एक पार्टिकल बना फेरिक हाइड्रोक्साइड। अब फेरिक हाइड्रोक्साइड जो हमारा है, अब इस विलयन में हमें फेरिक आयन भी मिलेंगे और Cl आयन भी मिलेंगे। अब इन दोनों आयनों में अपने पृष्ठ पर किसी एक को अधिशोषित करके आवेशित हो जाता है। अब जैसे फेरिक हाइड्रोक्साइड जो है ये अपने पृष्ठ पर जो है, ये यहाँ अपने पृष्ठ पर जो है इस प्रकार से फेरिक आयनों को अधिशोषित करता है, फेरिक आयनों को अधिशोषित करता है इस प्रकार से, ऐसे फेरिक आयनों को अधिशोषित करता है। एक बात पुनः बताते हैं, फिर से चर्चा कर लेते हैं, इसको रिपीट कर देते हैं कि जैसे हमने कहा कि इसमें जो है यह वर्णनात्मक अधिशोषण पर वर्णनात्मक कॉन्सेप्ट पर कार्य करता है। इसका अभिप्राय ये है कि जब कोई पार्टिकल जो है मतलब जो एक
सॉल्यूशन में बना हुआ जो कोलाइडी पार्टिकल होता है, ये कोलाइडी पार्टिकल अपने आयनों में से, दो आयन्स होते हैं, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, तो पॉजिटिव नेगेटिव में किसी एक आयन को स्वतंत्र रूप से चाहे इसको अपने पृष्ठ पर आजाद करता है और एक लेयर बनाता है जिसे हम प्राइमरी लेयर कहते हैं। ये हमारा प्राइमरी लेयर होगा। अब जब पॉजिटिव अट्रैक्ट कर लिया तो अब इसके प्रभाव से नेगेटिव आयन इस पर आ जाएंगे, Cl आयन Cl आयन Cl आयन Cl आयन इस पर आ जाएंगे। तो ये हमारा हो गया जो पहला लेयर है, ये हमारा प्राइमरी लेयर है, प्राइमरी लेयर है। इसे हम फिक्स लेयर भी कहते हैं, ये फिक्स लेयर है। और जो हमारा ये है ये मोबाइल होता है, गतिशील होता है, इसे हम सेकेंडरी लेयर कहते हैं। इस प्रकार जो ये हमारा कॉन्सेप्ट है यह जो है कोलाइडी कण पर आवेश की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। और इस टॉपिक के साथ अब हम जो है फिर अगले वीडियोस में अगली टॉपिक लेकर के उपस्थित होंगे। धन्यवाद।